सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है शुभांकर। ये हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम पे आने से पहले आपको बता दूं मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में और मनुस्मृति के अनुसार धर्म क्या है, वहां पे बात लिखी है, जो विद्वानों के द्वारा प्रमाणित हो वही धर्म है। जो विद्वानों के द्वारा प्रमाणित हो वही धर्म है। अब ये विद्वान कौन है? जो पारदृष्टा हैं, जो सज्जन हैं, दुर्जन नहीं हैं, जिनमें राग और द्वेष नहीं है, छल और कपट नहीं है, मोह और मात्सर्य नहीं है, और जिनमें किसी को भी ऊंचा और किसी को भी नीचा दिखाने का कोई भाव नहीं है। ये जो कह देंगे वही धर्म होगा। इनके द्वारा कही गई बात ही धर्म होगी और धर्म की परिभाषा यही है। आइए अब आपको मैं कुंडली पे लेके आता हूं। यह कुंडली तुला लग्न की बनी है। लग्न के अधिपति अष्टम भाव में स्वग्रही, इस वजह से व्यक्ति ज्योतिष और शास्त्र संगत बातें करने वाला होगा। अपने आप को पहचानने की शक्ति विकसित करिए कि आपके अंदर कौन सी अच्छाई है और कौन सी बुराई। अपने ऊपर वक्त देंगे, समय देंगे, तो निस्संदेह ये कुंडली बहुत ही ज्यादा फल फूल जाएगी। इस लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि, मतलब लग्नेश के ऊपर, और गुरु की दृष्टि है, और लग्न के ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। केंद्र में लग्न खाली, चतुर्थ खाली और सप्तम भी खाली है। भाग्य भाव बहुत प्रतिष्ठित है, दशम भाव थोड़ा कमजोर बना है, एकादशवां बहुत ज्यादा अच्छा बना है और 12वां संतुलित है। पंचम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, जिसमें से शनि स्वग्रही हैं और कुंभ राशि बन रही है। कुंभ राशि के ऊपर से 7.5 का प्रभाव है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से नवम पंचम, ये ठीक होगा। शुक्र जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट, अनुभवी, और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव के अधिपति धन में, ये धनवान योग। लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना, ये कई बार व्यक्ति को थोड़ा कमजोर और विक्षिप्त करने के लिए काफी होगा, और वैसे इनका जन्म कृष्ण चतुर्थी में हुआ है तो ये विक्षिप्त होने वाली बात कट जाती है। यहां शनि और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के एजुकेशन को थोड़ी बहुत बाधा के साथ आगे बढ़ा देगा, क्योंकि राशि का अधिपति यही है। अंक थोड़े कम मिलेंगे, मेहनत थोड़ी बढ़ेगी। एकादशवें भाव में मंगल का और दाहक ग्रह का बैठना संपूर्णतया अच्छा होता है, और यह जातक को मेहनती बनाने के साथ साथ प्रतिक्रियावादी बनाता है, और साथ ही साथ ये कम से कम अपने मेहनत के बल पे व्यक्ति धनवान बन ही जाता है। चल अचल संपत्ति में उसको दिक्कत नहीं होती है। पंचम भाव पे कुंभ राशि बनी है, जिसके अधिपति यहीं बैठे हैं, और शनि और मंगल एक दूसरे से प्रति योग में हैं। इसे खराब नहीं कहूंगा, पर वस्तुतः ये व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों के निर्माणकर्ता अवश्य हो जाएंगे। अब आपको अपने आप को समय देना चाहिए। अपने आप को कभी भी बुरे जगह पे बिठा करके अपना वक्त नुकसान करने का कोई अर्थ नहीं है। भाग्य भाव में सूर्य का होना तृतीय भाव के लिए ठीक होगा। इस भाव के अधिपति 12वें, मंगल मित्र की राशि में, लाभ के अधिपति का भाग्य में जाना महाभाग्यशाली योग बनेगा। धर्म के अधिपति का दशम में जाना व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर का बनाएगा, क्योंकि बुध अगर कर्क राशि में बैठे हैं और यहाँ के अधिपति अगर चतुर्थ भाव के अधिपति या दशम भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं पंचमेश के साथ, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के आने के बाद पिता का सुख बढ़ा है और पिता उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त किए हैं। पिता के लिए ये व्यक्ति भाग्यशाली साबित हुआ है, और स्वयं भी इनकी दृष्टि यहां पे, इसकी दृष्टि यहां पे। शनि, मंगल, शुक्र, केतु, सारे ग्रहों का प्रभाव द्वितीय भाव पे पड़ रहा है। इस वजह से धन कमाने में व्यक्ति अगर गंभीर हो जाए, और कम से कम वो गंभीर चीजों से धन कमाने की कोशिश करे, बड़ी और बड़ा, मतलब बड़ा काम करना, जैसे पहाड़ खरीद लेना, पेट्रोलियम सेक्टर में काम हो जाए, मशीनरी के सेक्टर में काम हो जाए, जमीन की खरीद बिक्री के क्षेत्र में काम हो जाए, बिल्डिंग के क्षेत्र में काम हो जाए, जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित जितने भी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, उसके बाद आप उसको क्या बोलते हैं, वो जो उसमें फर्नीचर का काम हो जाए, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। दशमांश कुंडली में लग्न में सूर्य का बनना और यहां अष्टमेश होकर के बैठे हैं, आरंभ थोड़ा कष्टपूर्ण हो सकता है, पर यहां पे बुध का बैठना संपूर्ण होगा। चंद्रमा का धन भाव में बैठना, इस भाव के अधिपति का अपना काम करवाने का जुगत लगा देना। और वैसे इस कुंडली के आधार पे कृष्ण चतुर्थी के चंद्रमा नौकरी देने के योग में है। व्यक्ति प्रतिक्रियावादी है, बुद्धिमान है,
हाँ, उसके मित्र गलत ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए, और पिता और माता से संबंध बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए। कई बार व्यक्ति पिता पे भारित ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। आप अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को देख करके बहुत ज्यादा एक्टिव ना होइए। धनिष्ठा नक्षत्र, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के हैं। अपने अंदर और भी ज्यादा सामरिक माहौल विकसित करिए। बहुत ज्यादा किसी पे निर्भर होने से आवश्यक है कि खुद के प्रभावों को समझा जाए। दशमांश कुंडली में दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में दशमांश कुंडली में दशम भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं। वो बैठे हैं द्वितीय भाव में, यहां पे तृतीय भाव में शुक्र और शनि, यहां पे शनि बैठे हैं। शुक्र और शनि दशमांश कुंडली में दशम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना और लग्नेश के साथ बैठना, यहां बुध चतुर्थ भाव में। एक बात जो यहां मैं देख रहा हूं, इस स्थिति में कई बार व्यक्ति को पिता से संबंधों में कमजोरी देखने को बनती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, और कई बार यहां आपको वो व्यापार करने के लिए ज्यादा बता रहे हैं कि व्यक्ति व्यापार कर ले। वैसे यहां पे मंगल राहु आपके व्यय में अतिरेक कर सकते हैं। यहां पे गुरु कन्या के हैं, इस वजह से शत्रुओं से आपको दिक्कत नहीं होगी, और कम से कम आप कभी भी ऋण में नहीं उलझेंगे। इस कुंडली में मैं एक बात और कह दूं, नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में जाना एकादश में और पंचम को देखना, इस भाव का अधिपति उच्च के और बुध शत्रुग्रही, बुध वर्गोत्तम होंगे, इस वजह से बलवान हो जाएंगे। सूर्य और गुरु चारित्रिक रूप से श्रेष्ठ दंपति और पत्नी के योग बनाएंगे, और कभी भी व्यक्ति का दांपत्य खराब नहीं होगा। इस आधार पर आपको मैं बता दूं तो वृषभ, कुंभ, मकर और मकर के बाद एक और भी लग्न जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो होगा मिथुन। ये लग्न और ये राशियां आपके विवाह के लिए बहुत उत्तम रहेंगी। विवाह की दिशा उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहे। धन कमाने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पूर्व दिशा में बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करूं तो पुनर्वसु, उसके बाद रोहिणी, उसके बाद हस्त, उसके बाद भरणी, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। अंक के आधार पर इस कुंडली में अंक बहुत अच्छा 5 रहेगा। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार बहुत अच्छी रहे। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। उनकी दृष्टि यहां के लिए अच्छी न होने के बावजूद भी ठीक होगी, और कम से कम दशम भाव को बल मिलेगा। कारक ग्रह के साथ किसी भी भाव का अधिपति बैठे उसको बल मिलता है। शनि की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि शनि पे। मंगल इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, और मारक होकर के शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आएंगे तो मंगल की दशा पे विशेष सावधानी रखनी होगी। इस कुंडली के लिए शनि, इस कुंडली के लिए सूर्य, और इस कुंडली के लिए चंद्रमा, और इस कुंडली के लिए बुध अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए शुक्र भी अच्छे होंगे, खराब नहीं है। इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में गुरु जाने जाते हैं। इस वजह से इनका बैठना व्यय को कभी कभी संतुलित करने में थोड़ी कमजोरी कर सकता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारी खत्म होने का नाम न ले, एक के बाद एक काम बनते रहेंगे। गुरु की दृष्टि यहां के लिए ठीक ठाक नहीं है। गुरु की दृष्टि यहां के लिए सामान्यतया बहुत अच्छी है, और आपको मितभाषी और सुंदर बोलने वाला, सबकी परख रखने वाला, कुटुंबजनों से मतभेद ना करने वाला, और सबके साथ नाना नानी, मामा मामी और मौसा मौसी, इन सबसे स्नेह रखने वाला बना देता है। गुरु का संबंध शुक्र और केतु को व्यक्ति को धार्मिक, अनुभवी और प्रामाणिक बनाएगा। इसके साथ साथ उसका रिसर्च बहुत अच्छा है, उसका ज्ञान पक्ष बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी है, विदेश प्रवास बहुत अच्छा है, और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने का भाव बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जानकारी बड़ी ही गंभीर है। लग्न कुंडली में चतुर्थ स्थान में या 4 नंबर की राशि में बुध का बैठना ठीक नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा योग कारक स्थिति बना रहे हैं, और बुध भी इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होकर के दशम स्थान में व्यक्ति को कम से कम अगर नौकरी ना लगे तो खुद का व्यापार कर लेना चाहिए। शनि की दृष्टि यहां के लिए ठीक नहीं है, मंगल की दृष्टि यहां के लिए ठीक है, पर शनि और मंगल का प्रभाव इस भाव को इस क्षेत्र से धन कमाने वाला बना सकता है। आरंभ में एजुकेशन थोड़ी दिक्कत से होगी, थोड़ा बहुत व्यक्ति रुग्ण होता है, बाद में चलकर के चीजें ठीक हो जाती हैं। पंचम भाव में शनि चंद्रमा का विष दोष कितना प्रभावित है उसे बता दूं तो हाँ, निश्चित रूप से वहां पे
चंद्रमा के प्रभावों में कमजोरी देखी जाएगी। और बुध के चतुर्थ भाव में या दशम भाव में, ये बार बार चतुर्थ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 4 नंबर में बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। तो यहां पे दशम स्थान में 4 नंबर की राशि का बनना व्यक्ति को कंफ्यूज करता है, और कई बार वो दूसरे के लिए काम करेगा तो बहुत अच्छा होगा, पर वही काम जब अपने लिए करता है तो थोड़ा सामान्य ही, पर उसको शांति तभी मिलती है जब वो खुद का काम करे। नवांश कुंडली में चंद्रमा का यहां बैठना इस बात की पुष्टि कर देता है। गुरु और सूर्य का यहां बैठ करके दशम स्थान को देखना भी इस बात की पुष्टि कर देता है कि व्यक्ति खुद का रोजगार स्थापित करे। क्लियर है? इस कुंडली में धन भाव में राहु का बैठना और धनेश का धन भाव को देखना धनवान योग है। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना अचानक से धन की प्राप्ति होती रहती है। तृतीय भाव के अधिपति का 12वें में बैठना और इस भाव के अधिपति का या इस भाव के कारक मंगल का सन्निकट होकर के बैठना व्यक्ति को प्रतापी और प्रभावशाली व्यक्तित्व का बनाएगा। चतुर्थ भाव और पंचम भाव के अधिपति होकर के यहीं बैठे हैं, खराब नहीं है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल गोत्र का मान रखने वाला और चल अचल संपत्ति खड़ा करने वाला बना देंगे। 2 केंद्रों के अधिपति एक साथ बैठे हैं, इसे बहुत अच्छा कहेंगे। 6वें भाव के अधिपति ने 6वें को देखा है, इसे बहुत श्रेष्ठ कहेंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कभी ऋण में नहीं रहेगा और निश्चित रूप से अपने शत्रुओं के प्रति उसका भाव बहुत ही ज्यादा सोबर होगा, शांत होगा, वो झगड़ा नहीं करना चाहता है। 7वें भाव और द्वितीय भाव के अधिपति होकर के मंगल 11वें में बैठे हैं, इससे इस भाव को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा और इस भाव को भी नुकसान, वस्तुतः उन्होंने सुरक्षा की है कम से कम इस भाव की और इस भाव की। इस वजह से मंगल की दशा में आपको ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ फायदा अवश्य मिल जाए। वो ग्रह नहीं चाहेगा कि आपको दे, क्योंकि इस कुंडली के लिए मारक होता है, शनि से दृष्ट है, पर उसने चंद्रमा से भी अपने आप को दृष्ट किया है या उस पर चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो 2 केंद्रों के अधिपति वापस एक दूसरे को देख रहे हैं। 2 केंद्रों के अधिपतियों का संबंध लाभदायक होता है। अष्टम भाव बहुत बढ़िया, रिसर्च, ज्ञान और अनुभवों का सागर। 11वां सुंदर है, थोड़ा कठोर भी होगा भाइयों के प्रति भाव, छोटे भाइयों के प्रति, पर 11वें भाव के अधिपति होकर के तृतीय, चतुर्थ, पंचम आदि में बैठना खराब नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। 10वां भाव कमजोर है, इस वजह से आप करियर में कंफ्यूज होंगे। 11वां संपूर्ण है और मैं समझता हूं कि 12वां भी ठीक है। नवमांश कुंडली में मंगल और केतु का यहां एक दूसरे को पापकर्त्री में रखना, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव को, यह ठीक नहीं है। यहां पे शुक्र का उच्च का होना, संतान का सुख अवश्य मिलेगा, थोड़ा विलंब संभव है। मन घबराता रहेगा और चिंतित होता रहेगा, पर उसमें कई बार, जैसे अभी गुरु का जो गोचर है वो मेष राशि में आ रहा है, इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव से और राशि से तृतीयस्थ गुरु का गोचर आपके लिए निश्चित रूप से कम भाग्यशाली तो अवश्य बना देंगे और निश्चित रूप से ये आपके प्रामाणिकता से आपके साथ डटे हुए हैं। इसमें कभी भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। कन्या राशि में बैठे हैं, अपनी राशि से 8वें जा रहे हैं, इस वजह से कम आप में आध्यात्मिक चिंतन देंगे अगले 1 वर्षों तक। अगले 1 वर्ष तक आपका फल बड़ा बढ़िया मिलेगा, आपके मेहनत का पराक्रम का परिणाम बहुत बढ़िया मिलेगा और कम से कम आपका रोजगार भी ठीक ठाक हो जाएगा। दशम स्थान की स्थिति थोड़ी कंफ्यूज है, इस वजह से ही आप करियर को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। इस कुंडली में धन गंभीरतम काम करके लगाया जा सकता है। आप रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल सकते हैं। आपकी कुंडली में अनाज का कारोबार भी बनता है। आपकी कुंडली में बिल्डिंग मटेरियल और छोटे छोटे मोटर के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके भी योग बने हैं। दशमांश कुंडली में गुरु का लग्न को देखना और गुरु का कन्या राशि में यहां भी बैठना, गुरु का केंद्र में यहां बैठना, इसे संतुलन पैदा करेगा और कम से कम सूर्य का केंद्र में बैठ जाना, गुरु से दृष्ट होना, कभी भी आपको एक वक्त पे कमजोरी होने के बाद में चल करके वो निश्चित रूप से आपको सफलता भी दे देंगे। अभी गुरु का गोचर है, अभी आपने राहु की दशा को झेला है, अभी गुरु इस कुंडली के लिए वस्तुतः पापी भाव के अधिपति हैं, पर शनि की दशा अच्छी जाएगी। मैं समझता हूं कि आपको जीवन में एक बार 2028 से लेकर के 30 तक की जो दशा होगी वो थोड़ी कठिनाई में जाएगी। उसके बाद 30 से लेकर के 33 तक वाली दशा भी थोड़ी बहुत सहूलियत के साथ बीतेगी, लेकिन उसके बाद की जो दशाएं होंगी वो आपके लिए लाभान्वित करने वाली होंगी। इस कुंडली में अगर कभी भी कोई काम करना हो तो बुध की दशा बहुत अच्छी रहेगी, जैसे धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति, संतान, सुख, विवाह, करियर, कुछ भी काम करना हो तो बुध की दशा ठीक रहेगी। इसके अतिरिक्त सूर्य, चंद्रमा और शनि की दशा भी आपके लिए फायदेमंद होगी। गोचर के हिसाब से ग्रह ठीक बैठे हैं। एक बात और कह दूं, सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में चरित्रहीन नहीं बनने देंगे। चंद्रमा धनिष्ठा के ऊर्जावान बना करके रखेंगे और कम से कम आपको समझ देंगे किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है। मंगल आपकी कुंडली में
जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास खर्च होता रहेगा। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके अंदर धार्मिकता बनी रहेगी। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास आपका मन और चीजों को समझने की शक्ति, साथ ही साथ दूसरों पे दया का भाव, ये बनता रहेगा। गुरु के बाद शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनमें परिवर्तन आपको कई बार व्यय में लेके जाएं और आपका रिसर्च और बहुत छोटी छोटी बातों पे गौर करने वाला बनाएंगे। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आप में वो रोग व्याधि वगैरह और थोड़े बहुत कष्ट के साथ उनकी स्थिति बीतेगी। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है। अगर इस मंगल की दृष्टि यहां नहीं पड़ती तो और भी कष्टकारक स्थिति हो सकती थी, पर वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और कई बार आपको ऋण में डालने का काम कर रहे हैं, व्यय बढ़ा रहे हैं। अगर धनेश धन को नहीं देखते तो स्थिति और भी कमजोर हो जाती। 12वें गुरु बैठे हैं, इस वजह से पेट का ख्याल हमेशा रखिएगा, अंतड़ियों की समस्या ना हो और भोजन बिल्कुल ही शुद्ध करिएगा। इस कुंडली के आधार पे मैं एक बात आपको और भी बता दूं, आपका चरित्र और आपसे भी ज्यादा अच्छा और ऊंचा चरित्र आपकी दाम्पत्य में आपकी पत्नी का होगा। दूसरी संतति कष्टकारक हो सकती है पर पहली संतति सुख देने वाली होगी। बस ये इतनी सी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।